प्रिय विद्यार्थियों, गर्मी की छुट्टियों के पश्चात मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपनी छुट्टियों में बड़ी ही मस्ती की होगी, आनंद से अपनी छुट्टियों को बिताया होगा और साथ में आप अपने घर पर सुरक्षित भी रहे होंगे। अब आपको जो गृह कार्य दिया गया था, स्पेशली जो इसमें आपकी 2 मैंने प्रोजेक्ट्स दिए थे, कोविड-19 और लेखक परिचय और कवि परिचय जो मैंने आपको दिए थे, उम्मीद है कि आपने वो बहुत ही सुंदर ढंग से कर लिए होंगे। अब फिर से मैं आपको अपनी पढ़ाई की तरफ लाना चाहती हूँ, आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ फिर से केंद्रित करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं आपको जो छुट्टियों से पहले हमने कार्य किया था उसको थोड़ा सा दोहराना चाहती हूँ। छुट्टियों से पहले 20 जून को आपका UT1 था, जिसका सिलेबस मैंने आपको पहले ही रिवाइज करवा दिया था, उसकी पुनरावृत्ति हम अच्छे से कर चुके थे। उसके पश्चात बेटा मैंने एक वितान चैप्टर का 2nd चैप्टर शुरू किया था, राजस्थान की रजत बूंदें, जिसको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया था अच्छे से, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए तो मैं फिर से आज एक बार उस पाठ का सार आपको बता देती हूँ। उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। तो पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदें और लेखक हैं अनुपम मिश्र। तो सबसे पहले 2-3 लाइन में अनुपम जी के बारे में बताना चाहूँगी कि जो अनुपम मिश्र जी हैं, उनका जन्म 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। वे 1977 से 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से जुड़ गई थी। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर उन्होंने 20 पुस्तकें लिखी थी। इनमें बहुत चर्चित हैं आज भी खारे हैं तालाब और दूसरी है राजस्थान की रजत बूंदें। इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम भी चलाई हुई है। अब आपका आता है पाठ का सार। तो पाठ के सार में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि वो जो कुएं का निर्माण जो करते हैं वे होते कौन है। तो एक शब्द है चेलवांजी। जो चेलवांजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष प्रकार की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं। दक्षतम होता प्रवीण, चतुर, निपुण, अपने कार्य में चतुर होना। तो वे बहुत ही दक्षतम लोग होते हैं। यह काम जो होता है यह चेजा कहलाता है और चेजारो जिस कुएं को बनाते हैं वह कोई काम आसान काम नहीं होता है, कोई साधारण ढांचा भी नहीं होता है। कुएं एक छोटा सा कुआं होता है। कुआं क्या होता है? पुल्लिंग होता है और जो कुएं होती है वह स्त्रीलिंग होती है। तो यह केवल व्यास में ही छोटी होती है, गहराई में नहीं होती। अलग अलग स्थानों पर जगह जगह कुइयों की गहराई कम या ज़्यादा हो सकती है। कुएं का व्यास कैसा होता है? कुएं का व्यास और घेरा संकरा होता है। इतनी संकरी जगह में खोदने का कार्य किससे होगा? कुल्हाड़ी से या फावड़े से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो औजार प्रयोग में लाया जाता है उसे बसोली कहते हैं। आगे से जैसे ये है तो आगे से ये थोड़ा लोहे की बनी हुई होती है और नुकीली होती है। पीछे जो इसका हत्था होता है वह लकड़ी का बना हुआ होता है। तो ऐसे खोद खोद कर उस मिट्टी को खोदा जाता है। अब फिर कुएं में गर्मी भी होती है, तो उस गर्मी को कम करने के लिए कुएं के ऊपर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। वो मुट्ठी भर भर कर नीचे मिट्टी डालते हैं। उस मिट्टी के साथ थोड़ी सी ताज़ी हवा नीचे जाती है और गर्म हवा को ऊपर फेंक देती है, जिससे क्या होता है? चेलवांजी को थोड़ा सा सांस आ जाता है। जो चेलवांजी होते हैं वे अपने सिर के ऊपर एक टोप पहनते हैं। वो लोहे का हो सकता है, तांबे का हो सकता है या कांसे का भी हो सकता है, जो उनके सिर की रक्षा करता है। अब जो कुएं होती है वो क्या होती है? वर्षा के जल को बड़े ही विचित्र ढंग से समेटती है। वो तब भी पानी उसमें करती है तब जब वर्षा नहीं होती है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह होती है, उसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। यहाँ जब वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो उसे भूमि में समा जाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो और लेकिन वहाँ क्या होता है? मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे अक्सर 10 से 15 हाथ से 50 से 60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक चट्टान चलती है। और जब ये लोग जो चेजारो होते हैं जब ये कुएं को खोदते हैं तो इनको जल्दी ही आभास हो जाता है कि वह पट्टी कब आने वाली है। बड़े कुओं में 150 से 200 हाथ पर ही पानी निकल आता है
और यह पानी कैसा होता है? खारा होता है। तो खारा पानी कभी भी पीने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो इसीलिए इसी समस्या से बचने के लिए वहाँ कुइयों का निर्माण किया जाता है। और जो ये पट्टी होती है, जिस पट्टी का मैंने आपको बताया कि खड़िया पट्टी होती है, वह भूजल और वर्षा के जल के बीच में आ जाती है, जिससे कि जो वर्षा का जल होता है वह खारा नहीं होता और पीने के काम में लाया जाता है। अब बारी आती है रेत के कणों की। तो जो वहाँ पर जो रेत के कण होते हैं वे बहुत बारीक होते हैं, वे मिट्टी के कणों की तरह से आपस में नहीं चिपकते। अब मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यानी कि जो टीले होते हैं वहाँ पर राजस्थान में जो टीले होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब जब उन पर पानी गिरता है तो वे कण कुछ भारी हो जाते हैं और अपनी जगह को नहीं छोड़ते। इसीलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। दरारें कहाँ पड़ती हैं? जो चिकनी मिट्टी होती है जिसके कण आपस में जुड़ जाते हैं वहाँ पर दरारें पड़ती हैं। अब जो वर्षा का पानी भीतर गया था, बारिश का पानी जो भीतर गया था, अंदर गया था, वो वहीं पर समाया रह जाता है। वर्षा की बूंदें रेत में समा जाती हैं और नमी में बदल जाती है। बूंद बूंद रिसती रहती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी में सागर जो खारा पानी है ना, वहाँ पर अक्सर क्या होता है, कुओं में तो खारा पानी होता है। तो यही लेखक कहते हैं कि खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, कि जो पानी होता है ना वो कितना मीठा होता है, जैसे अमृत मिल गया हो लोगों को, इतना वो अच्छा वो उनको लगता है। और उन लोगों ने इस पानी को पाने के लिए पूरा ही शास्त्र विकसित कर लिया है भी, कैसे हमें कार्य करना है। अब इन लोगों ने जो पानी इनको प्राप्त होता है उसको 3 रूपों में बांट दिया है। पहला पानी के रूप, पहला है पालक पानी, दूसरा है पाताल पानी और तीसरा है रेजानी पानी। तो जो सबसे पहले मैंने आपको पालक पानी बताया है, यह बरसात से मिलने वाला सीधा पानी होता है। जो डायरेक्ट हमें मिलता है वह पानी पालक पानी कहलाता है। यह धरातल पर बहता रहता है, इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। और दूसरा रूप होता है इसका पाताल पानी, यह भूजल है उसे कहते हैं और ये कुओं में से निकाला जाता है जो खारा होता है। तीसरा होता है रेजानी पानी, ये धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया। वर्षा के जल को मापने के लिए रेजा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जो रेजानी पानी खड़िया मिट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है और इस रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। अब चेजो यानी चिनाई का जो सबसे अच्छा काम है वह कुएं का प्राण है। इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो जो चेजारो होते हैं उनकी जान जा सकती है। जो थोड़ी सी भूल है वह चेजारों के प्राण ले सकती है। अब जब कुएं खोदते हुए वे लोग जब 20 से 25 हाथ की गहराई तक जाते हैं तो वहाँ कुएं की गर्मी बढ़ जाती है और जो हवा होती है, जो ऑक्सीजन होती है, वह भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो लेकिन वहाँ पर मैंने पहले आपको बताया कि जो ऊपर जो लोग खड़े रहते हैं वे क्या करते हैं, ऊपर से मिट्टी फेंकते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी राहत मिल जाती है। अब कई बार वहाँ क्या होता है, किसी की अब चिनाई करते हैं तो क्या होते हैं, आजकल जैसे आप देखते हो सीमेंट से चिनाई करते हैं, और तो किसी जगह क्या होता है, ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है।